एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी का जो लिटरेचर आप देखने को मिलता है, सो एक है पोस्ट वैदिक जो एरा रहा है, ठीक है। पोस्ट वैदिक में आपको क्या देखने को मिलता है? आपको बुद्ध के बारे में समझने को मिलता है, ठीक है। बुद्ध से हम जानते हैं। फिर हम हमारे पास लैंडमार्क्स है, मतलब लैंडमार्क समझ रहे हो कि हमारे पास बिल्कुल श्रृंखलाएं हैं जिनसे हम लोग इसका इतिहास समझने की कोशिश करते हैं कितना पुराना हो सकता है। सो बुद्ध के बारे में बात होती है, एलेक्जेंडर आए थे, है ना, एलेक्जेंडर के आने के बात है, ठीक है। अशोक के बारे में बात है। फिर एक शाक्य एरा था, एक पूरा शाक्य का काल रहा है, वो भी उसके बारे में बात होती है। फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, मतलब कि कोई भी जो पौराणिक चीजें प्राप्त हुई उनके बेसिस पे हम लोग कोई भी चीज को करते हैं कि भाई ये कितने साल पुराना है, ये कितने साल पुराना है। ये पोस्ट यानी कि वेदास के बाद की बात है सारी। फिर वैदिक के समय का क्या है? तो वैदिक के समय आप देखो कि कोई पहले तो रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऐसा लैंडमार्क भी नहीं है। तो हमारे पास मिल रह के रह जाते हैं छंदास, सूत्रास और मंत्र और ब्राह्मणास, ये चार चीजें रह जाती है। तो लोग आए, जो विदेश के लोग थे, उसमें से सबसे पहले आने वालों में से थे प्रोफेसर मैक्स मुलर, ठीक है। प्रोफेसर मैक्स मुलर जो होते हैं वो आते हैं और वो कहते हैं कि भैया ये जो चार छंद है ना, मतलब चार ब्राह्मणास, सूत्रास और ये वेदास है, इनके ना ये लगभग लगभग समझ लीजिए 2-2 साल में विस्तार हुआ होगा इनका, मतलब बढ़े होंगे। जब 2-2 साल में बढ़े हैं, तो आज समझ लीजिए कि टोटल चार है तो 800 साल पुराना होगा वेदस। इस तरह से इन्होंने एक कह लीजिए कि बहुत ही रूडिमेंट्री वे से, बिल्कुल भी कोशिश ना करते हुए उन्होंने बोल दिया कि भैया आज अभी चल रहा है 800 साल पहले नहीं, 1200 BC का ये रहा है, सिंपली। फिर दूसरे भी आए, दूसरों ने फिर अलग बातें बोली होंगी, है ना। उन्होंने कुछ और चीजों को लेकर के बोला, इसमें वर्क भी आया, मतलब ये काम भी आया, डॉक्टर जेकोबिज वर्क रहा है। डॉक्टर अब्राहम जो जेकोबी आए, जो जिन्होंने माय ओरायन ऑन एज ऑफ ऋग वेदस इस करके एक ऐसे, मतलब ऐसे उस टाइम पे चलता था, वो ऐसे लिखा उन्होंने, ठीक है। तो ये डॉक्टर जेकोबिज वर्क V6 कलेक्टेड ऐसे एड्रेसेस, साइंटिफिक पेपर एंड रिसर्च, इन्होंने इस पे लिखा। और इन्होंने डेट करने का प्रयास किया, पहली बार एक साइंटिफिक मेथड से इन्होंने डेट करने का जेकोबी ने ट्राई किया, और उन्होंने बोला कि ये 4500 BC ऑन स्ट्रेंथ ऑफ वैदिक लिटरेचर, मतलब वैदिक लिटरेचर को स्टडी करके उसको 4500 BC से पुराना बताया। अच्छा, उसके बाद फिर तुम्हारे पास जो आते हैं वो दो और आते हैं, सर विलियम जोन्स, कोलब्रुक, डेविड की, फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर बेले, ट्रीटिस टू इंडियन एस्ट्रोनॉमी। इस तरह के और मतलब रिसर्चर्स शुरू आ गए आने, मतलब अब इनका इनके बड़े मतलब इनकी खासियत ये थी कि ये लोग वेस्टर्न जगत में काफी नामी है। मतलब जैसे क्या होता है अपने इंडिया में क्या है कि अगर आज के टाइम पे मोदी जी कोई चीज बोलेंगे, तो मोदी जी गलत भी बोले तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी ने बोला है तो उसको लिया जाएगा, उसका वैल्यू होगा। उसी प्रकार से जो ये लोग हैं ना, इनके भी बातें पाश्चात्य जगत में, क्योंकि लोग इन्हीं के थ्रू जानते हैं। जैसे हम लोग अपने इसरो साइंटिस्ट जो हमको बताएंगे इसरो के बारे में अंदर, हम उनको मानेंगे। अब उसी प्रकार से ये साइंटिस्ट लोग हैं जो इंडियन अलग अलग एस्ट्रोनॉमी, अलग अलग चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हमें जो ये बताएंगे वही हम मानेंगे, है ना। तो उसी प्रकार से इनका भी था। अब इन्होंने अलग अलग वॉल्यूम लिखे, द वॉल्यूम ऑफ एशियाटिक रिसर्च, इन्होंने 1100 से लेकर के 1400 BC का उन्होंने बताया, सर विलियम जोन्स। और ट्रीटीज टू इंडियन एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने पूरा, फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर थे बेली, इन्होंने काफी विस्तार से चीजों को खोज करने की प्रयास किया। फिर बेंटली आए जो, अच्छा इन्होंने जो डेट दी, बेंटली ने आकर के उसको बोला कि ये सब जो है ना, बेंटली कंपेयर्ड पोजीशन बाय एट द टाइम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डेटा एंड कंक्लूडेड दैट सिद्धांतस वर इन रियलिटी कंपोज एंड फैब्रिकेटेड एंड अटैक्ड प्रीवियस स्कॉलर। जो बेंटली जी हैं, उन्होंने आया और उन्होंने बोला कि देखिए जो इनका जो चीजें हैं ना, सिद्धांतज हैं, वो सब है, ये सब इन्होंने मनगढ़ंत बातें बनाई हुई है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। इन सब एंशियंट जो एस्ट्रोनॉमी है, इन्होंने सब कॉपी मारा है। ये बेंटली थे जिन्होंने ये बीज डाला हमारे लिखना बाहर के लोगों को लेकर के, ये बीज डाल दिया कि भाई इन्होंने तो सारा चीज ग्रीक वालों का कॉपी कर रखा है, और उन्होंने इसको दे दिया है वो अपना नाम लगा करके। और बोला कि जितने भी पहले वाले थे उन्होंने उन्होंने कोई भी गणना उड़ना नहीं की, उन्होंने बस ऐसे ही कर दिया। तो बेंटली वॉज ब्रिटिशर, है ना। और इंडियन चीजों को तारीफ करने का एक ब्रिटिशर के द्वारा तो काफी मुश्किल था, है ना। तो काफी बायस्ड जजिंग कहीं ना कहीं उनका रहा। बेंटली के बाद क्या शुरू होता है?
दो और लोग, जिनका नाम उनमें से एक नाम है बाल गंगाधर तिलक, बदनाम कर दिया था, बर्बाद नहीं कहेंगे, बदनाम कर दिया था इतना इंडियन सिस्टम को, कि फिर जो इंडियन लोग थे उनको आना पड़ा बीच में। और बेंटली ने एक्चुअली में बड़े ही अच्छे तरीके से इतना वो किया था। उन्होंने कहा कि देखिए, सूर्य सिद्धांत एक किताब है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत फंडामेंटल किताब है सूर्य की गणनाएं लिखने और समझने के विषय में। और प्रारंभिक ज्योतिष जो बात है वो सूर्य सिद्धांत से हमें मिलती है, ज्योतिष के विषय में। सूर्य सिद्धांत के विषय में जब ज्योतिष हमें मिलता है, तब वहां पे जो बातें लिखी हुई हैं वो, उसका रेफरेंस महाभारत रामायण में है। मतलब समझिए कि सूर्य सिद्धांत रामायण महाभारत से पूर्व की बात है, क्योंकि सारी बातें रामायण और महाभारत में जो बनी है वो सूर्य सिद्धांत से रेफरेंस में लेकर के बनी हुई है। तो उन्होंने सूर्य सिद्धांत को लेकर के कहा, बेंटली का जो पेपर है उसमें जो चीजें आती है उसमें बताया गया है कि भैया जो पृथ्वी का जो भाग है, मैं सूर्य सिद्धांत से दिखाता हूँ। सूर्य सिद्धांत में भी एक चीज है। सूर्य सिद्धांत का कहाँ बात है? अच्छा, वो एक दूसरी पीपीटी में होगा। एक मिनट देना मुझे। बात अब चर्चा उठी गई है तो फिर मैं वो पीपीटी अगर बनी हुई है तो क्यों ना दिखा दूं। हाँ। सो ठीक है, ये देखो, ये है तुम्हारा इंडियन सूर्य सिद्धांत के अंदर से निकला हुआ एक श्लोक है। श्लोक क्या वो है, भूमंड भूमंडलात 15 देशे भाग देवे तथा सुरे। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो पूरा भूमंडल है, भूमंडलात 15 देशे भाग देवे तथा सुरे, मतलब कि अगर हम पूरे भूमंडल को 15वें हिस्से से भाग दें, तथा सुरे मतलब उतना उसका कोण है, उसका एंगल है। पूरे भूमंडल का कितना केंद्र है? 360। 360 को 15 हिस्से से डिवाइड करेंगे तो 24 डिग्री आता है। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है ऑब्लिक्विटी की, यानी कि पृथ्वी के झुकाव की। किसमें? सूर्य सिद्धांत में। सूर्य सिद्धांत में इसकी बात हो रही है। इसी को लेकर के जो बर्जर्स थे, बेंटली के बाद भी बर्जर्स आए थे, उन्होंने कहा कि 1500 ईयर्स assumption लुक लाइक these primitive astrologer actually obliquity is 23.4, therefore the whole chapter and claims are nothing but talk। सो बर्जेस ने कमेंट्री किया था इसी को लेते हुए। बर्जेस ने बोला कि भैया देखो, हमें तो आज के टाइम पे मालूम है कि 23 डिग्री 0.4 पृथ्वी का झुकाव है। और ये देखो, ये जो सूर्य सिद्धांत में लिखा हुआ है, इसमें तो 24 डिग्री बता रहा है। तो इनको तो कुछ आता जाता है नहीं, इनको तो कुछ आता जाता नहीं, इसलिए जो पूरी पूरी किताब है ना वो फर्जी है। फर्जी इस सेंस में है कि इसमें तो सारी गणनाएं ऐसे ही लिखी हैं। इनके जितने उसमें सूर्य सिद्धांत में बकायदा इंस्ट्रूमेंट भी कैसे बनाना है, इंस्ट्रूमेंट मतलब कैसे वो गणना करने वाला यंत्र बनाना है, उस गणने करने के यंत्र के बारे में बताया गया है। साल दर साल, यानी कि साल बढ़ने के साथ में उसमें क्या क्या रूपांतरण करने, इस बात का भी वर्णन है कि इतना कोण हर साल के लिए अलग अलग निकालिए, क्योंकि तब गणनाएं चेंज होती रहती हैं समय के साथ में। उसमें से ये उन्होंने उठा करके बोल दिया कि भैया इतना 24 डिग्री। अब बहुत बाद में, बहुत बाद में जब वैज्ञानिकों ने एक और चीज के बारे में पता लगाया, वो था प्रिसेशन। प्रिसेशन क्या है? प्रिसेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी सिंपली बता देता हूँ। पृथ्वी जो है ना, वो प्रिसेशन होता है, एक ये होता है न्यूटेशन। दो शब्द है, प्रिसेशन और न्यूटेशन। प्रिसेशन क्या है? जो पृथ्वी का जो झुकाव है वो एक किसी एंगल, मतलब एक एंगल पे 23 डिग्री के भले है, लेकिन ये भी गोलाकार में घूमता है। कितने ड्यूरेशन में? 26,000 साल में ये गोलाकार में घूमता है। 26,000 साल में ये गोला होता है। ठीक है। तो आज हम लोग जिस नॉर्थ पोल की तरफ ये पॉइंट कर रहा है, 26,000 साल बाद फिर से पॉइंट करेगा, लेकिन बीच में ये कहीं और की ओर पॉइंट करना शुरू कर देगा। मतलब आज हम जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं, वो पहले ध्रुव तारा नहीं था, वो कहीं और पॉइंट करता था। और इसका बात महाभारत में मिलता है। इसकी चर्चा महाभारत में मिलती है। कहाँ मिलती है? आपको बताते हैं, दिखा देता हूँ। कि ये देखो, ये इनका भी नाम बता देता हूँ। ये इनका नाम है नीलकंठ ओक। ठीक है।
नीलेश ओक, सॉरी, नीलकंठ ओक बोल रहा हूँ, नीलेश ओक इनका नाम है। इन्होंने काफी विस्तार से लिखना किताबें लिखी हैं, और इन ये किताबें काफी मतलब अभी लेटेस्ट में है। इनका नाम, इन्होंने काफी रिसर्च करी है हर इसके बारे में, ब्रह्मांड के उसमें इन्होंने बेसिकली ब्रह्मा बाल गंगाधर तिलक और इनके कामों को आगे बढ़ाया है। उनके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले जो ये होता है, इसमें एक श्लोक आता है, पता है, श्लोक आता है महाभारत के अंदर में। उसमें महाभारत में कह रहे हैं, मैं संस्कृत में नहीं जाता हूँ, उसमें वो मतलब क्या है, देर आर टू पोल स्टार, वन ईच नियर द नॉर्दर्न सेलेस्टियल पॉइंट एंड नियर द सदर्न सेलेस्टियल पॉइंट फ्रॉम इक्वेटोरियल लोकेशन, these stars are seen along the horizon, the pole stars are seen along the horizon from these planes, and thus the place latitude is close to zero, which while the declination of ncp and scp are 90 degrees। तो सिंपली बता रहे हैं कि भाई जब महाभारत हो रहा है उस टाइम पे जो ध्रुव तारा है, आज के समय में हमें सिर्फ नॉर्थ पोल देखने को मिलता है, नॉर्थ स्टार देखने को मिलता है। बट महाभारत के काल में नॉर्थ स्टार और साउथ स्टार दोनों को देखने मिलता है। यानी कि एक तारा नॉर्थ में भी था और एक तारा साउथ में भी था, दो तारे देखने को मिलते थे, ये होता था। बट समय के हिसाब से फिर वो घूमता है, तो 26,000 सालों में उनकी रोटेशन कंप्लीट होती है। तो आज जब एक तारे दोनों तारों को पॉइंट करते हुए एक समय की बात बताई गई है, बट जब ये घूम जाएगा तो आपको मालूम है कि एक जगह तो तारों की बदल जाएगी। तो वही हो रहा है। तो ये फोटो है, ये इमेज है उस टाइम की, जिस टाइम पे महाभारत काल की गणना हो रही थी। उस टाइम पे ये है दूसरी फोटो, लिखना कि नॉर्थ में क्या स्टार था और साउथ में क्या स्टार था। तो साउथ में एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट स्टार इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलता है, और नॉर्थ की इक्लिप्टिक में आपको कोई इस प्रकार से स्टार देखने को मिलता है, जो कि सालों के हिसाब से है। इसको मैं दिखाना चाहूंगा, दिखाना कैसे चाहूंगा, इस चीज को फील कर पाओ कि किस प्रकार से जो ध्रुव तारा है वो भी घूमता है, उसको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, ये साउथ पोल है, ठीक है, ये ऊपर नॉर्थ पोल है, ये देखो, ये है नॉर्थ पोल, ठीक है, मैं गलत बोल रहा था, ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल पे जो आज के टाइम में तुमको तारा देखने को मिल रहा है, ये ध्रुव तारा है, इसी को हम लोग ध्रुव तारा बोलते हैं। ठीक है, तुम कभी भी अपने रात में उठना और नॉर्थ की तरफ देखना, नॉर्थ की तरफ देखोगे तो तुम्हें एक चम्मच जैसा एक ये कॉन्स्टलेशन मिलेगा, जिसको बोलते हैं उर्सा माइनर, इंग्लिश के टर्म्स में। ठीक है, मैं थोड़ा सा चीजें हटा के दिखा देता हूँ, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से तुमको देखने को मिलेगी नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में एक चम्मच जैसा कॉन्स्टलेशन देखने को मिलेगा। उस चम्मच जैसे कॉन्स्टलेशन में, ये चम्मच जैसा कॉन्स्टलेशन को जब तुम ध्यान से देखोगे, तो ये जो अंत का तारा है वो पोलैरिस बोलते हैं इसको। पोलैरिस नाम ही है कि पोल्स, पोल्स पे पाया जाने वाला, इसलिए इसका नाम पोलैरिस भी रखा है इन्होंने। अब ये जो तारा है, ये मतलब हमारा जो नॉर्थ पोल है वो पॉइंट कर रहा है एग्जैक्टली वहीं पे, इसीलिए उसको हम लोग आपस में ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन साउथ पोल में कोई तारा है क्या? साउथ पोल में आज के टाइम पे कोई तारा नहीं है। देखो, साउथ पोल पूरा पूरा खाली है, मतलब पूरा का पूरा गोलार्ध इसके अंदर खाली है। अब मैं समय में पीछे जाऊंगा और तुमको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से साउथ पोल में भी तारा आएगा, जब 26,000 साल पहले की बात की गणना बता रहे हैं। और किस प्रकार, फिर मैं तुमको एक और रहस्यमय चीजें बताऊंगा जो कि जिसका मेंशन महाभारत काल में ही मिलता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिक्स कर दूंगा, इस पोलैरिस को फिक्स कर दिया मैंने, और इसको सेंटर कर दिया और इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। अब मैं काल में पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से तुम्हारा ये जो पूरा पोल है वो घूमेगा। तो अभी मैं साल साल पीछे जा रहा हूँ, अब मैं कई साल पीछे जा रहा हूँ। अब देखो, देखो पोल कैसा हिल रहा है, वो पोल घूम करके दूसरी दिशा में जा रहा है, और हम लोग बहुत पीछे आ चुके हैं। देखो, काल में हम लोग किधर, -1724 में आ चुके हैं, मतलब 1724 BC पहुंच रहे हैं। ठीक है, और पीछे चलना शुरू करते हैं फिर से। ये पूरा पोल घूम रहा है गोला के रूप में। 4000 BC पीछे पहुंच गए हम लोग। अभी अब कोई पोल स्टार है नहीं, अब कोई पोल स्टार नहीं है। 6000 साल BC, 7000 साल BC, 8000 साल BC, 9000 साल BC।
ये ये वो स्टार है, यानी कि 12,000 साल बीसी की बात हो रही है, जब यहाँ पे एक पोल स्टार है, मतलब पोल के पास एक स्टार मिल रहा है तुमको विद इन दिस सर्कल। महाभारत कहती है कि जब उसकी गणना हो रही है तब एक स्टार पोल, मतलब पोल स्टार तुमको नॉर्थ में मिलता है और एक साउथ में मिलता है। तो लेट्स सी साउथ में मिलता है कि नहीं। नीचे जा रहे हैं साउथ की तरफ। ये देखो, साउथ की तरफ में भी तुमको एक बहुत मेजर स्टार तुमको देखने को मिलता है। और थोड़ा आगे चले, अभी तो हम लोग 11,000 ही है, 12,000 करते हैं पूरा। और देखो, पोल स्टार और करीब आ रहा है, और सबसे करीब आ गया। और इधर देखते हैं नॉर्थ में क्या हो रहा है। नॉर्थ में भी वेगा करके एक स्टार तुमको साउथ में। सो जो महाभारत के टाइम पे जब पोल की बात होती है, तो उस टाइम पे जो चीजें बताई जा रही है कि नॉर्थ में भी एक स्टार है, साउथ में भी स्टार है। जबकि अभी करंट सिचुएशन में तुमको दिखाई दी कि केवल नॉर्थ में स्टार है, साउथ में है ही नहीं। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे किसी को तो नहीं है? है ना? कोई क्वेश्चन होगा तो बताना। ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ। सो गणना में पोल स्टार दोनों के उसमें मिलता है। अब ये पूरा पूरा विज्ञान, मतलब मैं तुमको एक्चुअली अलग ट्रैक में लेके आ गया हूँ, इसलिए आ गया क्योंकि सवाल है मन में। सवाल कभी भी रहे तो उसको शांत करना जरूरी है। ये चीज को समझ पाना कि 26,000 साल में ऐसा होगा, इस बात का रेफरेंस महाभारत में मिलता है। कैसे मिलता है? कि महाभारत की जब युद्ध हो रहा है, वहां पे एक बड़ा विचित्र समय आता है जहां पे एक बोला जाता है कि दुर्योधन जो थे वो जानना चाहते थे कि कौन से समय में वो युद्ध शुरू करें ताकि वो विजयी हो। इसके लिए वो वहां उस समय के सबसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास गए। और सबसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर कौन है? नकुल और सहदेव। पांडव के दो भाइयों में, पांचों भाइयों में से दो भाई, और स्पेशली सहदेव। सहदेव को बहुत, उनके पिता से सहदेव को बुद्धि मिली थी। सहदेव के पिता पांडु, पांडु को बहुत सारा नॉलेज था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे पांडु। और पांडु कहीं ना कहीं पंच से आता है, पंच जो शब्द है पंच से पांडु आता है, और वो पंच कहीं ना कहीं उनका था कि उनको 5 विद्याओं का ज्ञान था। उसमें से ज्योतिष एक विद्या थी। आई थिंक सहदेव ने उनके पिता के लिए चीजें की थी, और सहदेव ऐसा बोला गया था कि सहदेव को बोला था जो उनके पिता जब उनके मरने वाले थे कि तुम ना मेरे मांस, जब मैं मर जाऊं तो मेरे मांस का एक टुकड़ा खा लेना, उससे तुम्हें सारे ज्ञान जो मुझे है वो तुमको मिल जाएगा। तो जब पांडु जब उनके मरे, तो जब उनकी लाश जली तो वहां पे ये भूल गए थे सहदेव ये चीज कि उनको ऐसा कुछ करना है। तो एक चींटी जो थी वो उसी लाश में से उनका हिस्सा निकाल करके चल करके सहदेव के सामने से गुजरी। तो सहदेव ने जब ये देखा तो उस चींटी ने उनके सामने वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया और वो चली गई। तो सहदेव ने जब देखा तो उनको याद आ गया कि ये बात उनके पिता ने कही थी, और वो सहदेव ने उनका थोड़ा सा मांस का टुकड़ा उनको अपने खा लिया था उन्होंने। तो सहदेव को वो सारा ज्ञान जो उनके पिता के अंदर था वो सारा उनको प्राप्त हुआ, इस बात थी। और जब प्राप्त हुआ तो उसमें से ज्योतिष एक ज्ञान था जो उनको मिला। तो इसीलिए दुर्योधन सहदेव के पास आते हैं और वो बोल पूछते हैं उनसे कि मुझे कौन से समय में युद्ध करना चाहिए, किस नक्षत्र में युद्ध करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। तो बोलते हैं कि तुम्हें अभिजीत नक्षत्र में युद्ध करना शुरू करना चाहिए। ये अभिजीत नक्षत्र क्या है? तब अभिजीत नक्षत्र में करना चाहिए ऐसा उन्होंने बोला। तो दुर्योधन युद्ध की तैयारी अभिजीत नक्षत्र में करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कृष्ण जी जब ये बात जानते हैं तो वो तो माथा पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि इन भाइयों को कितना भी समझाओ, इन लोग की अकल नहीं आती, है ना। ये तो अपने धर्म को पालन, एक है जो अपने वचन दिए जा रहा है, अर्जुन को कहते हैं कि ये वचन ही दिए जा रहा है कि अलग अलग कि मैं इसको मारूंगा ये करूंगा। और एक भाई है कि जो लेकिन ना जुए में पूरा हार गया, सब कुछ उसके चक्कर में पूरा झेलना पड़ रहा है। और ये तीसरा अब नया आ गया कि इसने तो वैसे ही बता दिया कि भाई जिस नक्षत्र में कर लो है हो जाएगा। तो कृष्ण जी लाइक कि पूरा उनका माथा गरम है। देन इस इट्स स्टोरी ऐसी खिंच जाती है कि कृष्ण जी ने उस समय अपने सुदर्शन चक्र से अभिजीत नक्षत्र को गिरा दिया। उसको गिरा दिया मतलब उसको हटा दिया ब्रह्मांड से, ऐसा बोला जाता है। बट ऐसा तार्किक रूप से ये सही नहीं है।
मतलब तार्किक रूप से कहा जाए तो श्री कृष्ण जी ने एक मनुष्य रूप में अवतार लिया, तो वो सारे काम मनुष्य के तरीके से, मतलब मनुष्य के उसमें सीमित है, तो कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं जो ये कहानी का मर्म है, ये कुछ और की तरफ इंगित करता है। इंगित क्या करता है कि जिस, जो इसका मतलब निकल के आता है कि जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है, उस समय जो ज्योतिषीय गणना करने का विधि है, उसमें जो नक्षत्र अभिजीत का है वो अब कहीं ना कहीं तारों में अब दिख नहीं रहा है, या दूर हो गया है सौर मंडल से। इस वजह से अब गणना को अलग तरीके से करने की विधा चालू करनी पड़ेगी। और यही मर्म है जो कृष्ण बोला जा रहा है कि ब्रह्मांड से, यानी कि काल की गणना या ब्रह्मांड की गणना के लिए उस अब अभिजीत नक्षत्र को हटा देना चाहिए। ये उसका असली मर्म है। और अभिजीत नक्षत्र को जो बोला गया है, वो उसके बारे में, वो इसी स्टार वेगा को बोला गया है। इसी स्टार को बोला गया है, वेगा को। इसी स्टार के बारे में बात है। तो इसका मतलब जब महाभारत का युद्ध हो रहा है, उस टाइम पे जो पोल है वो हिल करके दूसरी तरफ इंगित होने लग गया है। इसीलिए अभिजीत को अब हटा देने की जरूरत है, अब अभिजीत को अब उतनी प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है। ये उसका मर्म है, ये उसका मतलब है। समझे? तो इस प्रकार से महाभारत में चीजें देखने को मिलती है। तो कमिंग बैक, कि जो ज्योतिष के बारे में चीजें थी, तो वही ये सबको बताने का वो बातें हैं, विस्तार रूप से सब कुछ, सारे सूर्य सिद्धांत और उन सब चीजों के बारे में निकाला गया। एंड देन उन्होंने एक समय के बारे में बताया कि किस समय में महाभारत और रामायण हुई होगी। तो रामायण 12,000 बीसी में, और महाभारत को 5,000 कुछ बीसी में बताया जा रहा है। इनके जो नीलेश हो के उनके द्वारा किया। और उन्होंने सारे लाइक ना, जो छंद है, मतलब जो श्लोक है जिसमें भीष्म निर्माण और इस सब के बारे को एक मेंशन किया गया है हर उसमें विधि से। कभी मौका लगा तो कभी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, है ना? सो इनकी किताब है नीलेश नीलकंठ ओक के नाम से, व्हेन डिड महाभारत हैपन, यू मस्ट रीड इट। 1209, ये रामायण के बारे में, रामायण कब हुआ और भीष्म निर्माण कब हुआ, उसके बारे में भी इन्होंने काफी वैज्ञानिक रूप से सारी किताबें मेरे पास रखी हुई है, मैं बहुत साल पहले पढ़ी थी। अ, वो है इसमें, जो इन्होंने जिस चीज का रेफरेंस लिया है उसमें से लोगों नहीं जानते हैं कि बाल गंगाधर जितने अच्छे फ्रीडम फाइटर है, उतने ही अच्छे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजर है। और उन्होंने किताब भी लिखी है, द आर्टिक होम्स इन द वेदास, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार से, जो हम लोग वर्नल इक्विनॉक्स अभी नहीं पढ़े, हम लोग अभी पढ़ेंगे वर्नल इक्विनॉक्स और ये सब क्या होता है। उसमें बताया है कि किस प्रकार से जो वर्नल इक्विनॉक्स का पॉइंट था, वो आर्द्रा के नक्षत्र में पाया जाता है। और आर्द्रा के नक्षत्र में पाने से एक समय मतलब इसका मेंशन है आर्द्रा के नक्षत्र में पाए जाने का, वेदास के अंदर में। और उससे उनका समय जो होता है वो 5,000 से 30,000, 3,000 बीसी के बीच का फिर निकल करके आता है, जो कि चाइनीज में भी है। तो सबसे पुराना जो ये बात है, ये बात जो लिखी गई हुई है कि वसंत संपात जो है वो आद्रा के नक्षत्र में हो रहा है, इस बात का मेंशन चाइनीज में, पुराने सबसे पुरानी किताब में मिलता है चाइनीज में। और ये इंडियन में भी मिलता है, लेकिन इंडियन इससे एक और स्टेप आगे का समय भी बता रहे हैं, जहां पे बता रहे हैं वो कि कृतिका के नक्षत्र में वसंत संपात हो रहा है, ये बात का भी मेंशन है। ये बात का मेंशन चाइनीज में नहीं था, ना कि ग्रीक में था। इसलिए इस तरीके से बाल गंगाधर तिलक ने ये प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से जो वेदास है वो सारी ही ग्रंथों में, सारे ही किताबों में सबसे पुरातन हो जाते हैं, सबसे ओल्डेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि किसी और जगह पे सबसे पुराना आद्रा के नक्षत्र में वसंत संपात होने की बात कही गई है, जबकि वेदास में कृतिका के नक्षत्र में, जो कि उससे भी पूर्व का काल होगा, उसमें उसके होने की बात होती है। इस वजह से इन्होंने ये साबित किया, और कहीं ना कहीं अपने भारत माँ का जो कह लीजिए कि वर्चस्व था, वो वापस से उसको स्थापित किया इस प्रकार से, जो कि जिन जो बर्जर्स थे और जो बेंटली थे जिन्होंने खराब कर दिया था उसके बारे को लेकर के। ठीक है, तो वही है कि करंट में क्या है और पहले क्या था, फॉल ऑफ अभिजीत, वेगा स्टार और वो सब।